Hello students. In the previous videos of the hypertension we have discussed the various compensatory mechanism, how the body regulated itself. Like we have discussed the short term regulation of the body and we have discussed the long term regulation of the body in case of hypertension. In a short term we have discussed the various neuronal mechanism that plays a very important role, and in long term mechanism we have discussed about the renin angiotensin aldosterone system. Now onwards in the series of lecture of hypertension we will move to the various categories of drugs and we will discuss the mechanism of action and the side effects of that particular drug. So starting from most of the student के साथ ये प्रॉब्लम आती है कई बार कि सर हम इतनी सारी ड्रग्स कैसे याद करें. तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. आप कई बार कॉपीज़ में ड्रग्स को लिखिए, उनके कैटेगरीज याद करिए और मेरी तरफ से जो भी मैनेमिक्स होंगे वो मैनेमिक्स मैं आपको दे दूंगा, वो ट्रिक्स दे दूंगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. लाइक हम बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, तो आपको अगर कैटेगरीज याद करनी है तो कैटेगरीज में आपको ABCDE याद रखना है. ऑलमोस्ट ABCD सारे बच्चों को आता होगा, तो ABCDE रखना है. ABCD को एक्सप्लेन कर देंगे हम, ऑलरेडी आपकी कैटेगरीज आपको ईजी वे में मेमोराइज हो जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं ए से. तो जो ड्रग्स की कैटेगरीज ए से आती हैं, अल्फ़ाबेट के ए वर्ड से, वो आज हम पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट्स को. और क्विकली हम रिवाइज करेंगे जो हमारी ड्रग्स जिस कैटेगरी की हम पढ़ने जा रहे हैं. तो इंटेलिजेंसी इसी में है कि जो ड्रग्स हम पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेट करके हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करेंगे ताकि आपको ग्रैस्प करने में आसानी हो. आज हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो ड्रग्स हमारी अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होंगी. एंड ए से लाइक वी विल टॉक अबाउट एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैटेगरी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट. वी विल डिस्कस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड द सेम mechanism of action and side effect, and at last we will discuss the various alpha blockers, mechanism of action and side effects, and we will use these drugs as a anti-hypertensive drugs. तो आपको मैकेनिज्म लास्ट टाइम तक, इस वीडियो के एंड तक पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी. आपको कुछ भी करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है. आपको कोई भी मैकेनिज्म किसी भी एग्जाम में अगर राइट करना है लाइक, तो आप उसको डायग्रामेटिकली समझाइए, तो उसमें आपके मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर से. लाइक देखिए, जो नॉर्मल जितनी चीज़ें हम अभी पढ़े हैं उसमें हमारा कॉन्सेप्ट जो ये अभी तक क्रिएट हो चुका है, लाइक दिस इज हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट there will be originating aorta from the left ventricle. So आपके कॉन्सेप्ट ग्रेस्पिंग के लिए मेरी एनाटॉमी पे उतना करेक्शन पे मत जाइएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा निकलता है, तो आपको समझाने के लिए हम एवोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से बेसिकली हम वो करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे, लेकिन डायग्राम को और ईजी करने के लिए हम इस तरीके से बना रहे हैं. सो दिस इज एवोर्टा एंड फर्दर this aorta converted into the arteries, arteriole and capillaries, and capillaries are further converted into venules and veins. Veins are generally having higher diameter than artery. So this veins you can make, if you are representing in a circular form, so you write, keep all the diagram in circular form, so it will be easy to you, like this. Returning into the right atrium. यहाँ तक कॉन्सेप्ट सारे बच्चों का क्लियर है, इसमें कोई नई चीज़ अभी तक नहीं है. आप पुराने वीडियोस देखेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि सर इस तरीके का ये ड्रॉ क्या कर रहे हैं. तो अब
इसको डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में। लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो इट मींस हम ट्रीट किसको कर रहे हैं? हाइपरटेंशन को। अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको उस फिजियोलॉजी को समझना होगा जिसमें आप ये एज्यूम कर सकें कि हाइपरटेंशन में बॉडी के अंदर कौन सी मैकेनिज्म रन कर रही होंगी। तो आपको सिंपल वही करना है, जो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होंगी हाइपरटेंशन के लिए उसको आपको इनहिबिट करना है, ताकि आप इफेक्ट मिल सके आपको एंटी हाइपरटेंसिव। तो हम क्या करेंगे, हाइपरटेंशन की मैकेनिज्म लाइक जो हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन पढ़े हैं, चूंकि हम इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा कोरिलेट करते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जो हमने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस वीडियोस में, तो हम यहां बात करेंगे। लेट सपोज वी अज्यूम देयर इज डिक्रीज्ड इन कार्डियक आउटपुट, and this decrease in cardiac output we know because there will be the stroke volume, left ventricle eject certain amount of blood and that blood is known as in per beat there is stroke volume. If that stroke volume will be less, then cardiac output will be less. If the cardiac output will be less, then the pressure on the aorta will be also less. It means BP will be less. If the BP will be less, then this decrease in BP will be sensed by central nervous system. तो चूंकि हम यहां पे उस रेगुलेशन को इसलिए नहीं डिटेल करेंगे क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिलेशन अभी यहां पर इस पर्टिकुलर ड्रग से नहीं है, हम रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे से रिलेट करेंगे। तो डिक्रीज इन बीपी, दिस डिक्रीज इन बीपी इज सेंस्ड बाय व्हाट? Sensed by what? Juxtaglomerulus cell of the kidney. यहां पे आपके क्या है? यहां पे आपके न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स हैं, और ये नेफ्रॉन्स में यहां पर क्या है? Juxtaglomerulus apparatus. This juxtaglomerulus apparatus, this artery supplied the blood to the किडनी। ये तो पूरी ब्रांचेज हैं, यहां जस्ट एक ये इस तरह दिखा रखा, दीज आर ऑर्गन्स। ये पूरे ऑर्गन्स है जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज इनरवेटेड हैं डीपली, और वो किस फॉर्म में निकलती हैं? कैपिलरी के फॉर्म में, और वेन्स निकल के राइट एट्रियम में फिर से आ जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर ब्लड बीपी हमारा कम हुआ, फॉल इन बीपी will be sensed by this baroreceptor present on the juxtaglomerulus apparatus. तो juxtaglomerulus apparatus में जो baroreceptor है वो सेंस करेगा कि there is decrease in BP and वो then further releases what? Renin. This JG cell of the kidney releases renin, and renin converts what? It converts एंजियोटेंसिनोजेन, रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट. From where this angiotensinogen is coming? These are the whole organ of the body representing in the diagram में यहाँ whole organ है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन। तो हम जो एंजियोटेंसिनोजेन आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम लीवर. द लीवर रिलीजेस एंजियोटेंसिनोजेन इन द ब्लड स्ट्रीम and the decreased blood pressure is sensed by juxtaglomerulus apparatus present on the kidney, and that juxtaglomerulus apparatus baroreceptor once sensed decreased BP, there will be release of renin, and renin converts angiotensinogen that is coming from liver into the angiotensin first. Now this angiotensin first floats in the blood stream and moves towards the right atrium, and from the right atrium it goes to the
through the pulmonary artery, and from the pulmonary artery it goes into the lungs. In the lungs there is special enzymes, and the enzymes are called what? ACE. Lungs is not only the place where the ACE are present. There are many parts of the body where the angiotensin converting enzymes are present, but the higher amount of angiotensin converting enzymes are present in the lungs only. So ACE enzyme converts the coming angiotensin first into angiotensin second. Now this angiotensin second travels in the pulmonary veins, and from the pulmonary veins it comes into the left atrium, and from the left atrium goes into left ventricle, and from the left ventricle it comes into the whole systemic circulation. And once it comes into the whole systemic circulation, because this is a potent vasoconstrictor, in naturally ही कैसा होता है? potent vasoconstrictor. Due to its nature, it constrict the arteries, arterial system, and also constrict the venous system. Angiotensin second constrict arterial system as well as venous system. When it constrict arterial system, there will be increase in resistance, because ये जो arterial system है, ये resistance किस सेंस में हम बोल रहे हैं? इस सेंस में बोल रहे हैं कि अब जब ये constrict होंगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन जो है ब्लड का आसानी से नहीं हो पाएगा. तो चूंकि ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, और उस रेजिस्टेंस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस. तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस क्या इंक्रीज हो रहा है? कौन सा पार्ट इंक्रीज हो रहा है? दिस पार्ट. दिस इज डायस्टोलिक बीपी. दिस इज डायस्टोलिक बीपी. डायस्टोलिक बीपी यहां से बढ़ गया. नाउ एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑल्सो वर्किंग ऑन द venous side. Constriction, increase in venous return, increase in cardiac filling, increase in preload, increase in cardiac output. Increase in cardiac output means increase in, earlier it was decrease in BP, now it is increased in BP. So BP is now maintained. अब BP हम मेंटेन कर ले गए, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में हम मेंटेन कर ले गए. तो अगर ये कंडीशन परसिस्टेंट है, ये कंडीशन आपकी बॉडी में परसिस्टेंट है और आपकी बीपी हायर है, जो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है उससे 140, 160 और डायस्टोलिक बीपी 100, 110, 120 या कुछ भी है, तो आप बोल रहे हैं कंडीशन कैसी है? वो स्टेट कैसी है? हाइपरटेंशन की. तो आप इस मैकेनिज्म को अगर कहीं पर भी इसके पाथवे को स्टॉप करते हैं, इट मींस आप किसको स्टॉप कर रहे हैं? इंक्रीज्ड इन बीपी को, क्योंकि ये जो रेगुलेशन था ओवरऑल बीपी को अप करने के लिए था. तो हम क्या करेंगे? नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. So starting from angiotensin converting enzyme inhibitor. Look, here is angiotensin converting enzyme. Role of angiotensin converting enzyme is to convert AT1 to AT2, means it converts angiotensin first to angiotensin second. As we know, if we inhibit by using angiotensin converting enzyme inhibitor to angiotensin converting enzyme, there will not be the formation of angiotensin second, and angiotensin second is a potent vasoconstrictor. अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा. अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, इट मींस डायस्टोलिक बीपी रेज नहीं होगी. दिस विल फॉल.
वैसोडाइलेशन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, इट मींस वैसोडाइलेशन होगा, फॉल। वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, प्रीलोड इंक्रीज नहीं होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज नहीं होगा, कार्डियक फिलिंग डिक्रीज इंक्रीज नहीं होगी, प्रीलोड इंक्रीज नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा। बीपी क्या होगी, मेंटेन होगी टू द सर्टेन पॉइंट। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है आपका, इस स्टेप को ब्लॉक करेंगे और 82 की ऑल मैकेनिज्म जो आर्टेरियो कॉन्स्ट्रिक्शन है या वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो अगर आप इस चीज को थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं, जैसे डायग्रामेटिकली, तो आप इस तरीके से समझ गए। बच्चों को कई बार एग्जाम में लिखना होता है और उनको लगता है कि थ्योरेटिकली अगर कोई मैटर मिल जाए तो एटलीस्ट वो एग्जाम में डायग्राम, कई बच्चे जो है अगर डायग्राम बताया जाए तो डायग्राम में आएगा और थ्योरी जो है नहीं लिख पाएंगे। कई बार ऐसा बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, तो अब उनको हम थ्योरी से सिंपल कर देते हैं इस चीज को। सिंपल प्रोसेस क्या था, रेनिन, और रेनिन के बाद हम देख रहे थे कि रेनिन क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिनोजेन। ये कहां से आ रहा है, सोर्स क्या है इसका, लीवर। कन्वर्ट क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, क्लियर है। यहां क्या आया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका सोर्स क्या है, मेनली लंग्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग्स में होता है, आपको बुक्स में कई बार ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये लंग्स में ही होता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ हायर लेवल ऑफ द एसी प्रेजेंट ऑन द लंग्स। 82 में कन्वर्ट करेगा। इसमें ऑक्टापेप्टाइड, ये ऑक्टापेप्टाइड होता है, ये डेकापेप्टाइड होता है, या ऑक्टापेप्टाइड होता है, क्लेवेज हो जाता है प्रोटीन का। 82 क्या करेगा, 82 इज ए पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और 82 की कई सारी मैकेनिज्म, एक कई रिस्पॉन्स देगा। 82 क्या करेगा, इंक्रीज इन वीनस रिटर्न, इंक्रीज इन कार्डियक फिलिंग, इंक्रीज इन, आप इसको फुल फॉर्म लिखिएगा, इंक्रीज इन प्रीलोड, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन बीपी। ये मैकेनिज्म हुई। 82 और क्या करेगा, इंक्रीज इन आफ्टर लोड, इंक्रीज इन डायस्टोलिक बीपी। यहां पे कौन सा बीपी बढ़ रहा है, सिस्टोलिक बीपी। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम थर्ड पार्ट में ये भी करता है, उस डायग्राम में आप, ये रह गया, मैं बताते रहा हूं। एंजियोटेंसिन एंजाइम एड्रेनालिन ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन का भी रिलीज कराता है। एल्डोस्टेरॉन वंस जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, जब ये ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ये पहुंचता है कहां पर, किडनी पर, तो किडनी के जो अपर साइड में एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट है, उस एड्रेनल ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं। लास्ट वीडियोस में बिल्कुल क्लियर था, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो फैसिकुलेटा से ये रिलीज कराएगा व्हाट, एल्डोस्टेरॉन। क्या कराता है, एल्डोस्टेरॉन। थर्ड मैकेनिज्म चल रहे हैं बीपी को मेंटेन करने की, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम एंड हाइड्रोजन का रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा और पोटेशियम एंड हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम एंड हाइड्रोजन के रीएब्जॉर्प्शन को। इट मींस यूरिन में जब ये यूरिनरी फिल्ट्रेट में जब ये आ जाएंगे, तो यूरिनरी एक्सक्रीशन में जब ये आंस का एक्सक्रीशन होगा तो उनको रीएब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड में। इट मींस उनको एक्सक्रीट नहीं होने देगा, जबकि ये पोटेशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन करवाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन ये चीज करके सोडियम हाइड्रोजन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा के, ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ गया, इट मींस सोडियम के साथ वाटर भी हुक होके बाहर जाता है यूरिनरी एक्सक्रीशन में, तो वाटर भी क्या हुआ, एक्सक्रीट होने से रुका, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, इससे सोडियम के रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और बीपी इंक्रीज हुआ। तो 3 मैकेनिज्म है आपकी, प्रीलोड, आफ्टर लोड, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो आप इसका थ्योरेटिकली इस तरीके से बना के खुद से आप प्रॉपर एग्जाम में बता सकते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे साइड इफेक्ट्स की। आपको मेनली साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं लिख देना एग्जाम में कि कुछ भी नोजिया, डायरिया या कुछ भी, मोस्टली जो बच्चे समझते हैं या कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की गलत कोशिश करते हैं। इसमें कई बार वो बोलते हैं कि नोजिया, डायरिया सब में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता।
आपको साइड इफेक्ट्स प्लस उनके साइड इफेक्ट्स के रीजंस प्रॉपर पते होने चाहिए। तो साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, लाइक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के फर्स्ट साइड इफेक्ट की बात करें, तो साइड इफेक्ट में सबसे पहले आप ड्राई कफ, और इसी से रिलेटेड है, इसी के साथ बताओ तो एंजियोएडेमा, ड्राई कफ है एंड एंजियोएडेमा। अब हम बात और है जैसे फटीग, डिजीनेस, हेडेक, ड्राई कफ, एंजियोएडेमा, फटीग, डिजीनेस, and one very important, that is loss of taste sensation, loss of taste sensation। like अब वन बाय वन हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्योंकि आप कई बार अगर सिर्फ याद करोगे तो आप ये भूल जाओगे, लेकिन अगर इसको आप इसकी मैकेनिज्म समझेंगे कि ड्राई कफ क्यों होता है इस इनहिबिटर यूज करने से, तो आपको क्लियर होगा। देखिए ड्राई कफ की जो मैकेनिज्म है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेडिकाइनिन को कई बार ब्रेक करते हैं। और ब्रेडिकाइनिन क्या है हमारे बॉडी में, ब्रेडिकाइनिन प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल, स्मॉल प्रोटीन्स हैं। ये स्मॉल प्रोटीन्स पोटेंट वैसोडाइलेटर होती हैं। क्या होती हैं? पोटेंट वैसोडाइलेटर्स। अब अगर ब्रेडिकाइनिन पोटेंट वैसोडाइलेटर्स हैं और उनको ब्रेक क्या कर रहा है, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको ब्रेक कर रहा है ब्रेडिकाइनिन्स को, तो वैसोडाइलेशन कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। अगर हम इसको इनहिबिटर कर दें, एस एंजाइम को इनहिबिट कर दें, जो कि हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं एस इनहिबिटर, तो इसका ब्रेकडाउन होगा ब्रेडिकाइनिन का? नहीं होगा। इट मींस रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? वैसोडाइलेशन। और पोटेंट वैसोडाइलेशन मिलने की वजह से कई बार स्किन के नीचे जो टिश्यूज हैं उनमें पोटेंट वैसोडाइलेशन की वजह से हो जाती है स्वेलिंग, और उस स्वेलिंग को हम बोलते हैं, अभी मैं इससे रिलेट कर रहा हूं फिर इससे कर दूंगा, स्वेलिंग को हम बोलते हैं एंजियोएडेमा। तो एंजियोएडेमा में कई बार आपको सिम्टम जो साइंस दिखते हैं, लाइक आपके लिप्स में स्वेलिंग आ जाएगी, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, कई बार लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, आईज के ऊपर आईलिड में स्वेलिंग आ जाती है। तो एंजियोएडेमा में जस्ट स्किन के नीचे टिश्यूज में ड्यू टू द डायलेटेशन और द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्रेडिकाइनिन दैट प्रोड्यूसेस वैसोडाइलेशन एंड विच रिजल्ट्स इन द डायलेटेशन ऑफ जस्ट लेयर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। और डायलेटेशन, इस चीज का डायलेटेशन आपके लाइक साइंस में दिखने लगता है और उसको हम बोलते हैं एंजियोएडेमा। तो आपका एंजियोएडेमा की मेन वजह क्या थी? ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन यहां पे दो चीज की वजह है, एक तो एंजियोएडेमा हो गया और दूसरा सेम चीज जो ब्रेडिकाइनिन से इन्फ्लुएंस होता है वो है ड्राई कफ। ब्रेडिकाइनिन आर द मेन एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दे फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ कफ। कफ में आपके कई बार कफ, ब्रेडिकाइनिन जो हो कफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेम मैकेनिज्म है कि आपका ब्रेडिकाइनिन को जो ब्रेक डाउन कर रहा है वो एस कर रहा है, आपने एस इनहिबिटर लिया तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। जब ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज हुआ तो आपका क्या, किसका फॉर्मेशन बढ़ा? कफ का। तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? ड्राई कफ की। तो ड्राई कफ और एंजियोएडेमा, दीज टू प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद द टेक्निकली मैकेनिज्म जो फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड विद द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ bradykinin, because we are inhibiting angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzymes is responsible for breakdown of bradykinin. If we inhibit the ACE enzyme, it means we are indirectly increasing the level of bradykinin, and bradykinin is ultimately responsible for dry cough and angioedema. एंजियोएडेमा कई बार आपका अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हुआ तो कई बार आपके प्रॉब्लम्स डेथ तक की, सीवियर कंडीशन में आपको डेथ तक की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, लाइक हम बात फटीग, डिजीनेस एंड हेडेक। तो जितनी भी ड्रग्स आपकी
वैसोडाइलेशन करेंगी। कोई भी ड्रग्स ऑफ फार्माकोलॉजी में अगर वो वैसोडाइलेशन करती हैं, अगर वैसोडाइलेशन करेंगी इट मींस इधर आर्टेरियल साइट में डायलेट करेंगी, इधर वीनस साइट में डायलेट करेंगी, और तो जो आपका हार्ट होगा, इसको क्लियर करते हैं, जो हार्ट होगा वो जब डायलेट करेंगे इसमें डायस्टोलिक बीपी क्या होगा, आपका फॉल होगा, इधर वेनस रिटर्न भी कम होगा, इट मींस वेनस रिटर्न रिड्यूस हुआ और प्रीलोड कम हुआ, इट मींस इधर ब्लड प्रेशर कम होगा। ओवरऑल जब बीपी कम होगा तो प्रेशर से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड की सप्लाई फोर्सली क्या होगी, थोड़ा सा मिनिमाइज होगी, वो नहीं हो पाएगी। जब मिनिमाइज होगी तो आपको कैसा लगेगा, फटीग लगेगा, आपको डिजनेस की फीलिंग आएगी। और चूंकि जब हम एस इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो हमारा लेवल किसका बढ़ रहा है, ब्रेडिकाइनिन का। ब्रेडिकाइनिन अपने आप में क्या है, पोटेंट वैसो डायलेटर है। तो ब्रेडिकाइनिन पोटेंट वैसो डायलेटर है, तो जब क्रेनियल वेसल्स को ये डायलेट करेंगे, जब ये क्रेनियल वेसल्स को एक स्मॉल मैकेनिज्म, क्रेनियल वेसल्स को क्या करेंगे, ये आपके क्रेनियल कैविटी है, यहां पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं क्रेनियल कैविटी के जस्ट ड्यूरामीटर, पायामीटर और अरेक्नॉइड में, इस तरीके से। तो जब ये वेसल्स जो सप्लाई कर रही हैं ब्लड, ये क्या होंगी, डायलेट होंगी। तो जब डायलेट होंगी तो इस पेन रिसेप्टर को ये क्या करेंगे, हिट करेंगी। जब जब सिस्टोल होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो पेरीफेरी में जो वेसल्स हैं वो क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, क्योंकि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उधर से ब्लड फ्लो होगा फोर्सली, तो ये ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी। सेम मैकेनिज्म जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एवरी सिस्टोल ऑफ द हार्ट प्रोड्यूसेस द वैसोडाइलेटेशन ऑफ क्रेनियल वेसल्स, और क्रेनियल वेसल्स का जैसे डायलेटेशन होगा वो हिट करेंगी, ये कौन सा रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर। तो जैसे ही इस क्रेनियम कैविटी के बोन से, ड्यूरामीटर से ये हिट करेंगी क्रेनियम बोन से, तो ये क्रेनियम बोन को क्या जनरेट करेंगी, पेन। तो आप बोलेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, हेडेक। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो आपको पूरा मैकेनिज्म क्लियर है और आपको साइड इफेक्ट्स क्लियर है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की। इसमें आपका कुछ भी नहीं, अगर आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स का वो डायग्राम पूरा समझ गए हैं तो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। एंजियोटेंसिन जैसे हमारा 82 जब बन गया, एंजियोटेंसिन सेकंड हमारा बन गया, तो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड के स्पेशली रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दीज रिसेप्टर्स ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड्स अलाउ द बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2, and once angiotensin 2 binds with this receptor, it perform increased in BP, results in increase in BP by inducing vasoconstriction। जैसे रिसेप्टर से बाइंड होगा, रिसेप्टर क्या देगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और इंक्रीज इन बीपी होगा। तो अगर हम इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं बाय यूजिंग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यहां पे आके बाइंड हो जाएगा उस रिसेप्टर में। It means angiotensin second now will not binds to their receptor, and once angiotensin second does not binds to their receptor, it will not produce that of their response। और response क्या था उसका, वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन से और हाइपरटेंशन होता अगर हो जाता तो जब ये नहीं होगा इट मींस क्या होगा, वेनोडाइलेशन। और हमको वेनोडाइलेशन करना ही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हाइपरटेंशन ट्रीट हो, और जब वेनोडाइलेशन होगा वीनस रिटर्न कम होगा, कार्डियक फिलिंग कम होगी, प्रीलोड कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा और बीपी कम होगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। साइड इफेक्ट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द केसेस में साइड इफेक्ट सेम होते हैं क्योंकि इनका पाथवे ओवरऑल सेम है, लेकिन कई बार एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो ब्लॉकर है ओवरऑल इनका एडवर्स साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट अलग, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम कई बार डॉक्टर्स, वाइज डॉक्टर्स प्रिफर्स ARB ओवर द ACEI। Now we will talk about the another category, last for today's, alpha blockers।
alpha blockers. Same heart, and there is arterial system and there is venous system, and from the arterial system and the venous system blood get back to the right atrium, 4 chambers and from the venous system, from the right ventricle, right pulmonary artery, and this is pulmonary artery, lungs and pulmonary vein get back to the left atrium. This is pulmonary vein. हमको ये समझना है कि जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, तो आप किस रिसेप्टर को ब्लॉक करने की बात हम कर रहे हैं? अल्फा रिसेप्टर को. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्फा रिसेप्टर. अल्फा रिसेप्टर्स आर एक्चुअली अलाउ द बाइंडिंग ऑफ, they are present in the class of sympathetic nervous system. In the sympathetic nervous system there will be availability of various receptor like alpha and beta. We are talking here alpha receptor. As we know, the sympathetic nervous system is responsible for elevation of the blood pressure. So alpha receptor basically present in the periphery blood vessels. In the periphery blood vessels, here the alpha receptors are, when the alpha receptor allow the binding of adrenaline and noradrenaline, they are responsible for vasoconstriction. और जब ये vasoconstriction होगा, then there will be increased in BP. And this venoconstriction will be in both sides, here and here and here, everywhere. So here when venoconstriction will occur, increased in arterial resistance, increased in arterial resistance and increase in BP. In same way, in the venous side, venoconstriction, increased in venous return, and ultimately cardiac filling, then preload, then cardiac output, then BP. Now because we are using alpha blockers, so by alpha blocker blocks the alpha receptor present on the peripheral blood vessels, and once they